सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से जो अष्टमः पाठ का भाग 2 जो शेष बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि चोरी के इल्जाम में आरक्षी को न्यायालय कोर्ट में लिए जाता है और न्यायाधीश जो बंकिम चंद्र है वो दोनों का विवरण सुनते हैं और सब कुछ समझ करके सहतम निर्दोषम अमन्यत, वो जो अतिथि है उसको निर्दोष मानते हैं और आरक्षणम जो चौकीदार होता है उसको दोषी मानते हैं, किंतु प्रमाणाभावात प्रमाण के अभाव से एविडेंस की कमी के कारण वो निर्णय नहीं ले पाते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश देते हैं। यहां तक हमारा प्रथम वीडियो में कंप्लीट हुआ था। अब उससे आगे अन्येद्यु तौ न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्येद्यु का मतलब अगले दिन। तौ वे दोनों अर्थात वो अतिथि और दूसरा जो चौकीदार था वो जिसने चोरी की थी, वो न्यायालय में स्व पक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापितवन्तौ फिर से स्थापित करते हैं, अपना अपने पक्ष को बताते हैं। तदैव तभी कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत्। यहाँ पर जो शब्द है तदैव वो संधि युक्त पद है, तो तदैव को जब हम अलग करेंगे तो तदा प्लस एव, तो आ और ए को आई हो जाता है वृद्धि संधि से, तो बन गया तदैव। तब ही कश्चित में भी संधि युक्त पद है, कह प्लस चित बराबर कश्चित, तो तभी कोई तत्रत्य का मतलब वहीं का अर्थात न्यायालय का कर्मचारी समागत्य आकर के निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? यत् कि इतः क्रोश द्वयांतराले कश्चित् सज्जनः केनापि हता, कि यहां से क्रोश द्वय 2 कोस अर्थात 6 किलोमीटर, 1 कोस अर्थात 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, तो 2 कोस हो गए 6 किलोमीटर के, कि 6 किलोमीटर की दूरी पर अर्थात 2 कोस की दूरी पर, यहां पर भी संधि है, क्रोश द्वय शब्द है और दूसरा शब्द है अंतराले, तो यहां पर दीर्घ संधि हुई है। क्रोश द्वय और अंतराले 2 शब्द है, तो 2 कोस की दूरी पर, अंतराल कहते हैं दूरी पर, कश्चित जना किसी मनुष्य ने, अब यहां पर वो कश्चित में त थ द ध ज ता उसको ज हो गया है संधि से, तो किसी जना मतलब मनुष्य ने, केनापि हता किसी को मार दिया। केनापि में भी देखेंगे तो संधि युक्त पद है केन, और दूसरा शब्द यहाँ पर वो है अपि, तो अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं दीर्घ संधि से, तो हो जाता है केनापि। तो किसी जना मतलब मनुष्य ने, केनापि किसी को हता मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका मृत शरीर, मरा हुआ शरीर राजमार्गम निकषा, राजमार्ग के पास, राजमार्ग का मतलब है यहाँ पर हाईवे के पास, और निकषा एक उपपद शब्द है जिसके साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए राजमार्गम यहाँ पर द्वितीयांत पद है। तो उसका मरा हुआ शरीर वो हाईवे के पास, निकषा मतलब समीप वर्तते मतलब है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, तो वो जो व्यक्ति है न्यायालय का, वही निवेदन कर रहा है न्यायाधीश के सामने कि यहां से 2 कोस की दूरी पर कोई मनुष्य किसी के द्वारा मार दिया गया है और उसका मरा हुआ शरीर हाईवे के पास है, तो आदेश्यताम आदेश दीजिए, किम करणीयम क्या करना चाहिए, इति मतलब ऐसा उसने निवेदन किया। अब क्या होता है, न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षणम उस आरक्षी को, आरक्षी अर्थात उस चौकीदार को, और अभियुक्तम, अभियुक्त का मतलब होता है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, अर्थात वो जो अतिथि है उसको, तम शवम उस सब को, न्यायालय कोर्ट में लाने के लिए, आने तुम का मतलब है लाने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया कि तुम जाओ दोनों और उस जो सब है उसको लेकर के न्यायालय में आओ। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेशम आदेश को, ऑर्डर को प्राप्त करके, ल्यप प्रत्यय है यहाँ पर, उभौ वो दोनों, प्राचलताम चल दिए। और क्या होता है, तत्रोपेत्य, तत्रोपेत्र संधि युक्त पद है, इसको जब शब्द का अलग करेंगे तो क्या होगा, तत्र
और दूसरा शब्द यहाँ पर होगा उपेत्य। तो तत्र में अ है और उपेत्य में उ है। आ और उ को ओ हो जाता है गुण संधि से। तो तत्र वहां पर उपेत्य पहुंच करके काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। काष्ठपटल, काष्ठ का मतलब कहते हैं लकड़ी का, पटल जो है टुकड़ा या बॉक्स। तो लकड़ी के बॉक्स में निहितम रखा हुआ पटाच्छादितम, पटाच्छादितम जो है संधि युक्त पद है। यहाँ पर दो शब्द है, एक शब्द है पट, पट कहते हैं कपड़े को, और दूसरा शब्द है यहाँ पर आच्छादित। आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। तो जो वो सब है वो कैसा है, एक तो काष्ठपटले निहितम एक लकड़ी के बॉक्स में रखा हुआ है, और पटाच्छादितम कपड़े से ढका हुआ है। ऐसा देहम, ऐसा देह जो शरीर है उसको क्या किया, स्कंधेन वहन्तौ, कंधे से, शोल्डर से, वहन्तौ ले जाते हुए न्यायाधिकरणम प्रति, न्यायाधिकरणम अर्थात न्यायालय के ओर प्रस्थितौ, दोनों प्रस्थान कर जाते हैं, दोनों चल देते हैं। और फिर क्या होता है, आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। जो आरक्षी है, जो चौकीदार है, वो कैसा है, सुपुष्ट देह। सुपुष्ट देह का मतलब है तंदुरुस्त, अच्छे शरीर वाला। आसीत मतलब था। अभियुक्तश्च, और जो अभियुक्त है अर्थात जो अतिथि है वो क्या है, अतीव कृशकाय। अतीव कहते हैं बहुत ज्यादा, अव्यपद है कृश, कृश कहते हैं दुबला पतला, और काया कहते हैं शरीर को। तो जो अभियुक्त है, जो अतिथि है, उसका शरीर कैसा है, बहुत दुबला पतला है। और आरक्षी जो है, जो चौकीदार है, उसका शरीर तंदुरुस्त है। अब क्या है, भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, क्योंकि जो शव है उसका वेट, उसके बाद जो लकड़ी के अंदर उस जो बॉक्स है उसका वेट, तो ये क्या है, वजन बहुत ज्यादा है। तो सीधी सीधी बात है कि जो अभियुक्त है, जो अतिथि है, वो दुबला पतला है, तो वो उसको उठाने में प्रॉब्लम आएगी। तो वही होता है भारवता। भारवता अर्थात भार होने के कारण, सबसे सबके, सबके बोझ होने के कारण, सबके वेट वेरी हैवी वेट होने के कारण, स्कंधेन वहनम कंधे के द्वारा, वहनम ले जाना, तत्कृते उसके लिए, दुष्करम कठिन आसीत था। किसके लिए, जो अभियुक्त था, जो अतिथि था, उसके लिए कंधे से सबको ले जाना बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि वो कैसा था, अतीव कृशकाय, बहुत दुबला पतला था। तो क्या होता है आगे, स भार वेदनया कृंदति स्म। स वह आरक जो अभियुक्त है, जो अतिथि है, वो भार वेदनया, यहाँ पर मूल शब्द है भार वेदना, तृतीय व्यक्ति एक वचन, बालिका के समान रूप चला। तो भार वेदनया अर्थात बोझ के, वेदन, वेदना कहते हैं कष्ट, दुख, जो वेट है उसका, जो भार है उसका, जो उससे जो उसको वेदन हो रहा है, वेदना हो रही है, जो कष्ट हो रहा है, उससे वो क्या करने लगा, कृंदति स्म, रोने लगा। और तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके क्रंदनम, क्रंदन का मतलब है रोने को, निशम्य सुन करके, मुदित आरक्षी तम उवाच, मुदित कहते हैं प्रसन्नचित, खुश। आरक्षी जो चौकीदार है, तम उवाचा उसको बोला, क्या बोला, रे दुष्ट तस्मिन दिने त्वया हम चोरिताया मंजुषाया गृहाद बारितः। रे दुष्ट तस्मिन दिने, उस दिन तूने, त्वया अहम तूने मुझे, चोरिताया मंजूषाया चोरी की गई जो मंजूषा थी, बॉक्स था, उससे तूने मुझे क्या कर दिया था, लेने से, गृहात ग्रहण करने से, बारिता मना कर दिया था, या तूने मुझे पकड़वा दिया था। इदानीम इस समय निज कृतस्य फलम भुंक्ष्व, अब तुम क्या करो, निज कृतस्य जो तुमने कांड किया है, उस काम का, उस कृत्य का फलम, फल को भुंक्ष्व भोगो। तुमने उस दिन मुझे चोरी करने से रोक दिया था, अब तुम क्या करो, उस कर्म का फल भोगो। और आगे क्या बोलता है, अस्मिन चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग कहते हैं इल्जाम में, तो इस चोरी के इल्जाम में तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडम लप्स्यसे, कारादंड, कारादंड का मतलब है अर्थात तुम दंड भोगोगे, लप्स्यसे मतलब प्राप्त करोगे, सजा, कारादंडम अर्थात सजा। तुम इस चोरी के इल्जाम में तुम्हें 3 वर्ष की सजा होगी, या तुम 3 वर्ष का जो है सजा लप्स्यसे प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य, ऐसा बोल करके, उच्चैः हसत, और जोर से हंसा।
और यथा कथिंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। यथा कथिंचित जैसे तैसे उभौ वे दोनों शवम आनीय सबको आनीय लेकर के एकस्मिन् चत्वरे एक चत्वरे अर्थात चबूतरे पे अर्थात चौराहे पर जहां पर चार रास्ते मिलते हैं वहां पर स्थापितवन्तौ उन्होंने उस सब को रख दिया। और जब रखा तो क्या हुआ, न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ। और अब जो है फिर वो न्यायालय में पहुंच गए और फिर क्या करता है न्यायाधीश, पुनः फिर से तौ उन दोनों को घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, फिर से घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश देता है। और जब आदेश देता है तो क्या होता है, आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षिणी जो है अपना निज अपना पक्ष अपने बारे में अपना विषय प्रस्तुत करता है। आश्चर्यम अघटत, तभी क्या हो आश्चर्य, एक विचित्र घटना घटती है। क्या, सवह वो जो सब है जो बॉक्स के अंदर लेटा हुआ है वो प्रावारकम अपसार्य, प्रावारकम कपड़े को अपसार्य हटाते हुए, जब वो कपड़े को हटाता है और फिर क्या करता है, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदितवान अर्थात निवेदन करता है, हे मान्यवर। जो सब था जिसको लेके आए थे वो क्या करता है, प्रावारकम अपसार्य, कपड़े को हटा करके न्यायाधीश को अभिवादन करके बोलता है कि हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि। एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी ने अर्थात इस चौकीदार ने, अध्वनि कहते हैं मार्ग में, अध्वनि सप्तमी विभक्ति एकवचन है, अध्वान से रूप चलता है और इसका अर्थ होता है मार्ग, रास्ते में। तो इस आरक्षी ने, इस चौकीदार ने रास्ते में यत उक्तम जो बोला है, यद उक्तम जो शब्द है यहां पर अलग शब्द करेंगे तो यत ता को द हो जाता है और उक्तम वर्गीय प्रथम वर्णस्य स्थाने तृतीय वर्णे परिवर्तनम संधि से ताको दा हो गया है। तो इस आरक्षी ने मार्ग में जो बोला है उसको मैं बताता हूं। और वो पूरी वाली लाइन जो स्टेटमेंट है, त्वया हम चोरिताया मंजुषाया गृहाद वारिता अतः निज कृतस्य फलम भुंक्ष, जो स्टेटमेंट जो रास्ते में जब सबको लेके आ रहे थे, जब उस व्यक्ति को वेदना होती है अतिथि को, तब जो चौकीदार है वो कहता है कि तुमने मुझे चोरी से रोका, अब तुम क्या करोगे, अपने जो काम तुमने कांड किया है उसका फल भोगोगे, ये सारी बातें। और अतः निज कृतस्य फलम, सब तुम अपने जो कांड किया उसका फल भोगो। और अस्मिन चोरिया भी होगी, इस चोरी के इल्जाम में तुम्हें वर्ष 3 वर्ष का कारादंडम सजा तुम लक्ष्य से प्राप्त करोगे, इति ऐसा। अर्थात पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है एज इट इज वो सब उस न्यायाधीश को बता देता है। और जैसे ही न्यायाधीश के सामने वो स्टेटमेंट आती है, न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश उस आरक्षी को, वो जो चौकीदार था उसको, जिसने चोरी की होती है उसको कारादंडम आदिश्य, कारादंड अर्थात सजा, आदिश्य आदेश करके, सजा का आदेश करके, तम जन्म उस मनुष्य को, उस अतिथि को ससम्मानम सम्मान के साथ मुक्तवान छोड़ देते हैं। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्त समालंब्य लीला एव प्रकृवते। कहते हैं दुष्कराणि कर्माणि, जो कठिन से कठिन काम होते हैं उनको मति वैभवशालिना, जो अत्यधिक जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, नीतिम युक्तम समालंब्य, नीतियों का सहारा लेकर के उसको लीला या एव प्रकृवते, लीला के समान जो है उसको संपन्न कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कितना से कितना भी कठिन कार्य हो, लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, नीति का प्रयोग करके, उसका सहारा लेकर के कठिन से कठिन कार्यों को समाप्त कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। जैसे उस अतिथि ने जो है अपना आपा न खोते हुए और उस न्यायाधीश ने बुद्धि का प्रयोग करके उस सबसे जो है सच्चाई उगलवा ली और उस आरक्षी को, उस चपरासी को जो है उसको सजा दी, क्योंकि न्यायाधीश को पता था कि सच क्या है गलत क्या है, लेकिन प्रमाणों की कमी के कारण वो जो है उत्तर उसका निर्णय नहीं ले सकते थे। इसलिए जो है ऐसी घटना रची जिससे कि सच का सच और झूठ का झूठ आपके सामने हो गया। इस चैप्टर में हमें विशेष तौर पर यह याद रखना है कि इसमें से कथाक्रम 100% आता है।
तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको स्टोरी एक तरफ से याद होनी चाहिए कि एक लाइन में क्या हुआ, दूसरी लाइन में क्या हुआ, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कि पूरी स्टोरी में किसके बाद क्या हुआ। तो ये एकदम क्लियर होगा तो आपको कथाक्रम में कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो क्योंकि कथाक्रम 100% इस चैप्टर से जरूर आता है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अध्ययन कीजिए और इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।